Good morning, boys and girls. Myself, Pankaj Sir, HOD Department of Pharmacy, Babu Sant Baks Group of Institutions, Sandwa Duban, Sahabganj, Pratapgarh. Boys and girls, today we are going to discuss on the process of sterilization. प्यारे बच्चों, आज हम बताएंगे आप लोगों को कि स्टरलाइजेशन होता क्या है, कैसे हम स्टरलाइजेशन प्रोसेस करते हैं और कितने टाइप्स का स्टरलाइजेशन होता है। जैसे कि हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कम्प्लीटली रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स, यानी यहाँ पे आपको पूरी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इरेडिकेशन करना है, यहाँ तक कि स्पोर भी नहीं रहेंगे, वही क्या होंगे आपके स्टेराइल प्रोडक्ट कहलाएंगे। और जिस प्रोसेस के द्वारा ये स्टेरिलाइजेशन होता है उसे हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, दे आर द फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड्स एंड मैकेनिकल मेथड्स। तो हम यहाँ पे आपको फिजिकल मेथड्स के बारे में बताएंगे, केमिकल मेथड्स के बारे में बताएंगे और आपको मैकेनिकल मेथड्स के बारे में बताएंगे। तो तीनों मेथड का डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। तो चलते हैं हम अपने यहाँ पे सिर्फ हम एक क्लासिफिकेशन का बता रहे हैं और आपको डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ये सिर्फ क्लासिफिकेशन ही रट लीजिएगा। एज पर डिक्टो आता है कि राइट डाउन द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो विभिन्न प्रकार के स्टेरिलाइजेशन के बारे में आपको बताना है, फिर आगे हम डिटेल वो करेंगे कि जो टाइप्स का स्टेरिलाइजेशन आगे एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, कम्प्लीटली रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स। तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि जरूरत क्या हुई स्टेरिलाइज करने की। तो ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे डायरेक्टली हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाते हैं, डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाते हैं, उसे स्टेराइल करना जरूरी होता है। जैसे कि हमारा सिरप हो गया और आपकी टैबलेट हो गई, आपके जो सोल्यूशंस हो गए जिनको आप ओरली लेते हैं, उनको स्टेराइल करना जरूरी नहीं होता। उनका MLT टेस्ट होता है, मिनिमम लिमिटेड काउंट जो है टेस्ट होता है। तो उसमें आप देखते हैं कि कितना बैक्टीरिया और कितना फंगस है और वो विद इन 5 के अंदर है, तो वो क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो वो स्टेराइल नहीं होता कम्प्लीटली। कारण उसके पीछे ये है कि वो पहले हमारे स्टोमक में जाएगा और पहले मुंह में जाएगा, जहाँ पे लाइसोजाइम एंजाइम्स होता है, वो क्या करता है, डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। उसके बाद फिर वो हमारे कहाँ जाएगा, स्टोमक में जाएगा, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के एसिडिक मीडियम है, तो और डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं जो उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। लेकिन ऐसी प्रोडक्ट जो डायरेक्टली हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रहा है एज आपका जैसे पेरेंट्रल्स हो गए, तो उनको क्या है, उनका स्टेराइल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर स्टेराइल नहीं होंगे तो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर पायरोजन हो गया तो बुखार हो सकता है, एक्सेट्रा डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट टाइप की समस्या हो सकती है। तो जो भी चीज़ें, ये समझिए कि जो भी चीज़ें हमारे ब्लड में जाएंगे डायरेक्टली, उनको स्टेराइल होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलते हैं अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर। जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, टाइप्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन, कितने टाइप से स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया की जा सकती है। तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि आपका कि टाइप्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन है, और वहाँ पे यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो 3 विधि है। ध्यान से देखिए, पहला मेथड जो है वो फिजिकल मेथड है, दूसरा जो है आपका क्या है वो आपका केमिकल मेथड है, और तीसरा जो मेथड है वो कौन सा है, हमारा मैकेनिकल मेथड है। ध्यान से देखिए, 3 मेथड्स हैं, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड। तो यहाँ पे आपको तीनों के बारे में 1 बाय 1 आपको स्टडी कराया जाएगा, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड। तो सबसे पहले हम जो है अपना फिजिकल मेथड पे चलते हैं। यहाँ पे हमने अलग अलग कलर की पेन का इस्तेमाल किया है। जो फिजिकल मेथड्स हैं वो सारे हमने ब्लू कलर में दिखाए हैं, जो केमिकल मेथड्स है उसके हमने येलो कलर से कलरिंग की है, और जो हमारा मैकेनिकल मेथड है वो हमने ब्लैक कलर से दिखा हुआ है, ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना हो। तो अभी आप चलिए हम अपने फिजिकल मेथड पे चलते हैं। तो फिजिकल मेथड में हमारा वो कौन कौन सा मेथड है। तो सबसे पहला फिजिकल मेथड में क्या है, हमारा ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन है, फिर क्या हमारा मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन है, और तीसरा हमारा क्या है, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन है। 3 प्रोसेस हमने आपको बताया यहाँ पे। फिर क्या है, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, और तीसरा क्या है हमारा, रेडिएशन है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो है कि आपका ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन है, इसमें क्या होता है, रेड हीट
यानी तब तक गर्म करते हैं जब तक कि वो क्या हो जाए, लाल ना हो जाए। तो ये हमारा क्या है, रेड हीट स्टरलाइजेशन है। तो अब अक्सर आप लोगों ने बहुत पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि जब हीरो को गोली लग जाती है तो उस केस में वो क्या होता है, दुर्गा माता के मंदिर में जाता है और उनकी त्रिशूल को उनके दीपक में गर्म करके तब वो गोली निकालता है। तो वो क्या हो गया आपका, रेड हीट स्टरलाइजेशन हो गया, या उसे हम फ्लैम स्टरलाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, रेड हीट, यानी जब तक लाल ना हो जाए तब तक उसका गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, स्ट्राइल हो जाता है। अगला क्या है, फ्लेमिंग, यानी फ्लेम जल रही है और फ्लेम में आप उसे क्या करें, गर्म कर दें तो वो भी क्या हो जाए, फ्लेम स्टरलाइजेशन होता है। तो डिफरेंट टाइप्स में जब आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो स्टेरिलिटी टेस्ट कराते हैं तो उस केस में आप जो है कि डिफरेंट प्रोसीजर होता है, उसमें कई बार जगह पे फ्लेमिंग की जाती है और जो उसमें लैम्प जली होती है फ्लेमिंग की जाती है ताकि स्टरलाइजेशन किया जा सके। अगला क्या है, इंसिनरेशन है। इंसिनरेशन मतलब किसी चीज़ को जला दें, और जला दें तो उसमें क्या होगा, वो स्ट्राइल हो जाएगा। जैसे हमारे ये यूज्ड जो हमारे ग्लव्स हैं और जो हमारी क्या है कि मास्क हैं, तो इनको स्ट्राइल करने के लिए क्या होता है कि अक्सर हम इनको जला देते हैं तो वो जलाने से भी क्या हो जाएंगे, स्ट्राइल हो जाएंगे। तो जैसे हमारा यूज्ड ग्लव्स है, ग्लव्स में माइक्रोब्स हो सकते हैं। जो हमारा यूज्ड फेस मास्क है और उसमें भी माइक्रोब्स हो सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को दिया गया तो उसको क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, हमारा हॉट एयर ओवन है। हॉट एयर ओवन आपका जैसे माइक्रोवेव ओवन होता है खाना बनाने वाला, वैसे ही आपका हॉट एयर ओवन होता है। उसमें आगे मैं इसको डिस्कस करूँगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। अगला जो है वो इंफ्रारेड है। इसका जो तरंग दैर्ध्य होती है वो मतलब कि जो आपकी विजिबल रेज है उससे कम होती है, इसलिए इसको हम इंफ्रारेड रेज बोलते हैं। और इंफ्रारेड रेज भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देती है, किल कर देती है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो डिटेल जिसको करना होता है वो क्या होता है, आपका हॉट एयर ओवन होता है। हॉट एयर ओवन को आपको फिर हम आगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में आपने रेड हीट किया, उसकी फ्लेमिंग की। इंसिनरेशन मतलब जला देना उसको। हॉट एयर ओवन मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आप गर्म करके उसे क्या कर देते हैं कि आप उसे स्ट्राइल कर देते हैं। और इंफ्रारेड रेडिएशन के द्वारा भी आप उसे क्या कर देते हैं कि स्टरलाइज कर देते हैं। अगला क्या है हमारा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का मतलब आप ये समझिए कि स्टरलाइज करना है, लेकिन भाप से करना है। किससे करना है, आपको भाप से स्टरलाइज करना है। और वो भाप कैसे होती है, प्रेशर में होती है। तो यहाँ पे तीन प्रकार से, तीन टेम्परेचर पे आप उसको ऑटोक्लेव कर सकते हैं। जैसे बिलो 100 कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे बिलो 100 करना होता है तो उसको क्या करते हैं कि उसका स्टरलाइजेशन बिलो 100 में हो जाता है। और कुछ होता है कि ऐट आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टरलाइजेशन करना होता है। और कुछ होते हैं जो अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका स्टरलाइजेशन किया जाता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो ख़राब होने का मतलब टेम्परेचर से ख़राब हो सकते हैं, उन्हें बिलो द 100 करते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जो टेम्परेचर से ख़राब नहीं होती हैं, अबव द 100 करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि बिलो द 100 करेंगे और अबव द 100 करेंगे तो क्या होगा। जब बिलो द 100 करेंगे तो हमें लंबे समय के लिए ऑटोक्लेव करना पड़ेगा, और अबव द 100 करेंगे तो हमें कम समय के लिए ऑटोक्लेव करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब तापमान हम घटाएंगे तो समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला जो प्रोसेस है इसमें फिजिकल मेथड में वो क्या है आपका रेडिएशन स्टरलाइजेशन। रेडिएशन स्टरलाइजेशन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के रेडिएशन डाले जाते हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। उनके अंदर जो प्रोटीन होती है वो प्रेसिपिटेट हो जाती है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, मर जाता है। तो यहाँ पे दो प्रकार के हैं, एक नॉन आयनाइजिंग आपका रेडिएशन है, एक आपका आयनाइजिंग रेडिएशन है। आयनाइजिंग रेडिएशन के पड़ने से क्या होता है कि वो आयनाइज हो जाती है सेल, और सेल के कंस्टिट्यूएंट प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जिससे कि जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, फिजिकल मेथड हो गया। और फिजिकल मेथड में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपका ऑटोक्लेव प्रोसेस है और आपका हॉट एयर ओवन। कभी कभी ये भी पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन एंड मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। तो ये पूछा जाता है कि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन क्या है और आपका मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन क्या है। तो इन दोनों में अंतर पूछा जाता है। और हॉट एयर ओवन को एक्सप्लेन करना पूरा फुल में करना पड़ता है, और ऑटोक्लेव को पूरा फुल में एक्सप्लेन करना होता है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अपने अलग अलग नाम से भी पूछे जा सकते हैं। इसमें दो टाइप्स के मेनली क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनना है कि टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन, और दूसरा होता है कि व्हाट इज़ हॉट एयर ओवन एक्सप्लेन डिटेल एंड व्हाट इज़ ऑटोक्लेव एक्सप्लेन डिटेल। तो ये तीन टाइप्स के लगभग क्वेश्चन हो गए। और एक और क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हॉट एयर ओवन एंड ऑटोक्लेव। और कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन एंड ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो ये डिफरेंट टाइप के
क्वेश्चन हो गए। तो ये आपका फिजिकल मेथड्स हो गया। अगला जो मेथड्स है वो हमारा क्या है, केमिकल मेथड्स है। केमिकल मेथड्स को हमने क्या किया है कि येलो में दिखाया हुआ है ताकि आपको समझने में कहीं कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सा किस टाइप का स्टरलाइजेशन है। तो केमिकल मेथड्स में आप देख लीजिए, एक तो आपका कुछ केमिकल्स हैं जो गैसियस रूप में होते हैं और कुछ जो केमिकल्स होते हैं वो आपके लिक्विड रूप में होते हैं। तो गैसियस रूप में रहेंगे तब भी उनको स्टरलाइज करेंगे और लिक्विड रूप में रहेंगे तब भी हम उनको स्टरलाइज करेंगे। तो जो गैसियस रूप में होते हैं वो हमारा देख लीजिए कौन कौन से हो सकते हैं कि जो गैसियस रूप में है। एक तो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है जो गैसियस रूप में जिसका इस्तेमाल होता है, और 10% का अगर फॉर्मेल्डिहाइड का सोल्यूशन होता है तो उसे ही हम फॉर्मलिन कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, गैसियस हो गया, गैसियस टाइप का स्टरलाइजेशन हो गया। और जो दूसरा हमारा क्या है, इथाइलिन ऑक्साइड है। इथाइलिन ऑक्साइड भी हमारा क्या है, गैसियस क्या है कि स्टरलाइजेशन प्रोसेस है, उसमें इथाइलिन ऑक्साइड की जो गैस होती है वो भी स्टराइल करने के काम में आती है। अब अगला होता है जो केमिकल है। केमिकल में कौन कौन से लिक्विड केमिकल हैं जिनका हम यूज़ करते हैं स्टरलाइजेशन में, वो क्या प्रोसेस है। यहाँ पे देख लीजिए कि अल्कोहल, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि टीवी में भी बहुत प्रचार होता है कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, यानी अल्कोहल ही मुख्य रूप से आपका की स्टरलाइट करने के काम में आता है। और मिनिमम जो कंसंट्रेशन है अल्कोहल की वो 70% से कम नहीं होनी चाहिए, 70% से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो अल्कोहल क्या करेगा, उसको कि स्टेराइल कर सकता है। तो ये एक पहला जो हो गया आपका अल्कोहल हो गया। दूसरा क्या हो गया हमारा, एल्डिहाइड हो गया। फिर क्या हो गया, फिनाल हो गया। फिनाल के बाद क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन के बाद हैवी मेटल्स हो गए, ये भी क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। और डाइज मतलब जो कलरिंग एजेंट होता है, जो कलर करने के काम में आता है, जैसे डिफरेंट डाइज होती हैं वो भी क्या करती हैं, कलर करने के काम में आती हैं। और यहाँ पे क्या हो गया, सरफेस एक्टिव एजेंट। तो सरफेस एक्टिव एजेंट यानी डिटर्जेंट टाइप का। तो अगर आप टीवी में जैसे आपने प्रचार भी देखा होगा कि आपने साबुन को 20 सेकंड तक धुलना है, जिससे क्या हो गया, वायरस मर जाएंगे। तो जो आपका सरफेस एक्टिव एजेंट है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ सोप और एनी डिटर्जेंट। तो ये क्या है, आपका साबुन है या कोई भी डिटर्जेंट है जिसकी सहायता से आप क्या करते हैं, सरफेस टेंशन कम कर देते हैं और जो है कि कोहेसिव फोर्स को कम करके एडहेसिव फोर्स को ज़्यादा करके मैल को छुटाने का काम करता है। और क्या करता है, एक तरीके से कि लिपिड को डिजोल्व करने का काम करता है। तो इसे हम सरफेस एक्टिव एजेंट या डिटर्जेंट या साबुन भी कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा केमिकल मेथड के द्वारा, जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, स्टरलाइजेशन कर रहे हैं। अगला जो मेथड है वो हमारा कौन सा है, मैकेनिकल मेथड है स्टरलाइजेशन करने का। मैकेनिकल मेथड में आप देख लीजिए कि कौन कौन से तरीके अपनाए गए हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फ़िल्टर इस्तेमाल किए गए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हमारे पास एक ही फिजिकल मेथड्स था, केमिकल मेथड्स था, तो मैकेनिकल मेथड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैकेनिकल मेथड्स कुछ नहीं होते, मैकेनिकल मेथड्स अलग अलग टाइप्स के फ़िल्टर हैं। उस फिल्टर्स के द्वारा इतने छोटे वो फ़िल्टर होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उनसे छन नहीं पाता है। जैसे चाय पत्ती जब आप छानते हैं तो चाय नीचे चली जाती है और चाय पत्ती ऊपर रह जाती है। उसी प्रकार से ये क्या होता है कि बहुत ही बारीक कण होते हैं, मतलब बहुत ही बारीक छिद्र होते हैं। ये जितने टाइप्स के फ़िल्टर हैं उन सभी फ़िल्टर में बहुत बारीक छिद्र होने के कारण क्या होता है कि जो आपकी ड्रग होती है वो फ़िल्टर होकर क्या होती है, नीचे चली जाती है, और जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो छन के क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो ये आपका क्या है, मैकेनिकल मेथड्स है। और यहाँ पे देख लीजिए कि आपका सिरेमिक फ़िल्टर है, जो पहला फ़िल्टर है वो क्या है, आपका सिरेमिक का बना होता है। उसके बाद क्या है, सिंटर्ड ग्लास फ़िल्टर है, ये आपका सिंटर्ड ग्लास फ़िल्टर है। उसके बाद क्या है, मेम्ब्रेन फ़िल्टर है। तो मेम्ब्रेन फ़िल्टर ही बहुतायत में आपके आई ड्रॉप्स और विभिन्न प्रकार के जो मल्टीविटामिन्स हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर देने पे ख़राब हो जाते हैं। और जो वैक्सीन्स होती हैं, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चों की वैक्सीन है, वैक्सीन का इंजेक्शन लगाना है या टीका लगाना है, जिसे 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक फ्रिज में रखते हैं। तो ऐसी चीज़ों को अगर आप ना ही हॉट एयर ओवन से ही स्टरलाइज कर सकते हैं और ना ही उनको कि आप जो ऑटोक्लेव करके स्टरलाइज कर सकते हैं, दोनों विधियों से स्टरलाइज नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें जो टेम्परेचर से ख़राब हो सकती हैं उन्हें हम मैकेनिकल मेथड से ही स्टरलाइज करते हैं, यानी उन्हें मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन से ही स्टरलाइज करते हैं। इसमें जो मेम्ब्रेन होती है वो 0.45 माइक्रोन की जो मेम्ब्रेन होती है, जिसे बैक्टीरिया और वायरस हमारा क्या हो जाता है, छन जाता है। एक बात मैं आपको बताऊं, जो बैक्टीरिया की जो नॉर्मल साइज़ होती है वो क्या होती है कि लगभग 80 माइक्रोन की होती है, और जो सबसे छोटा वाला बैक्टीरिया होता है उसका भी साइज़ जो होता है वो 20 माइक्रोन का होता है। लेकिन यहाँ पे जो फ़िल्टर है जिसका उपयोग करके हम उसे फ़िल्टर कर रहे हैं, उसमें एक छिद्र का जो साइज़ होता है वो 0.45 माइक्रोन का होता है। इसलिए इतना बारीक छिद्र होता है कि उसमें से आपके ना तो बैक्टीरिया छन सकते हैं,
वायरस चल सकते हैं, सिर्फ आपकी ड्रग क्षमती है। तो जितने प्रकार के मल्टीविटामिन्स हो गए और आपके जो टेम्परेचर से ख़राब हो सकते हैं, ये जो वैक्सीन्स हो गए, ये जो टीके हो गए, जो भी टेम्परेचर सेंसिटिव ड्रग्स हैं, उनको हम कि मैकेनिकल मेथड से स्टरलाइज करते हैं। मेनली वो आपका मेम्ब्रेन फ़िल्टर होता है। उसके बाद आपका ये एक फ़िल्टर होता है जिसे हम सीड्स फ़िल्टर कहते हैं, और दूसरा क्या होता है आपका सिंटर्ड मेटल फ़िल्टर हो गया। तो ये आपका ये समझिए कि सिर्फ आपको इसका नाम याद कर लेना है और मेम्ब्रेन फ़िल्टर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। आप लोगों ने सुना भी होगा हेपा फ़िल्टर होता है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फ़िल्टर होता है। तो वो भी क्या करता है, एयर को फ़िल्टर करने के काम में आता है। और ये जितने टाइप्स के फ़िल्टर होते हैं, ये सब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छान देते हैं, जिससे क्या होता है, हवा स्टेराइल हो जाता है। और ये जो मैकेनिकल फ़िल्टर होते हैं, ये जिस एरिया में आपकी ड्रग की फिलिंग होती है या जहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं पेरेंट्रल्स, वहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी ड्रग होती है वो कि ऐसे एसेप्टिक एरिया में इसका जो प्रॉपर जो फिलिंग होती है और जो इसका प्रिपरेशन होता है, तो उस एरिया में भी क्या होता है कि ऐसे फ़िल्टर लगाए गए होते हैं कि जो हवा भी आती है वो क्या होती है, स्टेराइल हवा आती है। क्योंकि छन के आ रही है बहुत छोटे छिद्रों से वो हवा, इसलिए वो स्टेराइल होती है। इसलिए उस रूम को हम स्टेराइल रूम बोलते हैं। और वहाँ पे जो एयर की जो हैंडलिंग होती है उसे AHU एयर हैंडलिंग यूनिट के द्वारा करते हैं। और उस एयर हैंडलिंग यूनिट में हमारा हेपा फ़िल्टर लगा होता है। उस फ़िल्टर का फुल फॉर्म होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फ़िल्टर, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे छन के आते हैं। तो ये बच्चों हमारा 3 प्रोसेस हो गया। पहला जो मेथड था वो हमारा फिजिकल मेथड था, केमिकल मेथड था और मैकेनिकल मेथड था। तो तीनों के अभी मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज आप ये समझ लीजिए कि जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हम जो उन चीज़ों का स्टरलाइज करते हैं जो हमारे मॉइस्चर से ख़राब हो सकते हैं। चूँकि हम उनको मॉइस्ट में नमी है, नमी मतलब उसमें कि थोड़ा सा भीगा रहेगा, और जो ऐसी सेंसिटिव चीज़ें हैं जो कि मॉइस्चर से ख़राब हो सकती हैं, ऐसी चीज़ों को हम ड्राई हीट स्टरलाइज करते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम ड्राई हीट स्टरलाइज करते हैं, जैसे फॉरसेप्स हो गए, जितने भी प्रकार के हमारे ग्लास वेसल्स हो गए, या ऑपरेशन थिएटर में उपयोग होने वाले जितने भी यूटेंसिल्स होंगे उन्हें हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करते हैं। लेकिन अब ये समझिए जो ऑटोक्लेव है, आपके डिफरेंट टाइप की जो ड्रग्स हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं है और आपके की मॉइस्चर से भी ख़राब नहीं होती है, उन्हें मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन करते हैं। क्योंकि मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो क्या होती है कि आग से ज़्यादा होती है, यानी भाप से जला ज़्यादा खतरनाक होता है इन कंपेरिजन टू आग। इसलिए क्या होता है कि जो मॉइस्चर से भाप से जो स्टेराइल किया जाता है वो ज़्यादा इफिशियंसी होती है, और ये जो भाप से जो स्टेराइल किया जाता है ये कम समय में हो जाता है, इसमें कम बिजली की खपत होती है। इसलिए ये जो इसका एडवांटेज है मॉइस्ट स्टरलाइजेशन का। और जो रेडिएशन का एडवांटेज है वो ये है कि इसमें एक डिफरेंट टाइप की रेज होती है, वो रेज निकलती है, और वो जैसे अल्फ़ा हो गई, बीटा हो गई, गामा हो गई, आयनाइजेशन हो गया, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन हो गई। ये रेडिएशन क्या होते हैं, जब किसी भी सेल पे पड़ती हैं तो सेल के लिए साइटोटॉक्सिक का काम करते हैं। साइटोटॉक्सिक का मतलब ये कि जो सेल होगा, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो चाहे नॉर्मल सेल हो, उस सेल पे जब ये पड़ेंगी तो उसके क्या होता है, जीन लेवल में चेंजेस कर देती हैं, यानी अर्थात म्यूटेशन कर देंगी तो जीन उस सेल का क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है। तो ये तो हो गया इसका ड्राई हीट और मॉइस्ट स्टरलाइजेशन में थोड़ा सा। अब देखिए केमिकल स्टरलाइजेशन, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम केमिकल से स्टरलाइज कर सकते हैं। जैसे आपको फर्श किसी ज़मीन का फर्श है और उस ऑपरेशन, जैसे मान लीजिए कोई ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे जो फर्श हैं और जो वहाँ की दीवारें हैं उनको स्टरलाइज करना है, तो आप उन्हें ना तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन कर सकते हैं ना मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन करते हैं। तो फर्श और दीवारों को अगर हमको स्टरलाइज करना है तो उसके लिए हमें केमिकल मेथड्स अपनाने पड़ते हैं। एक बात और मैं बता दूं, अब केमिकल मेथड्स जब मैं बता रहा हूं स्टरलाइजेशन के लिए, तो यहाँ पे जो केमिकल हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया जाता है पोछा लगाने के लिए, जो ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल किया जाता है, जो केमिकल जिसे स्टरलाइज किया जाता है, वो 7 दिन अलग अलग केमिकल से जो है कि स्टरलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया ताकि रेजिस्टेंट ना हो जाए, कि आपका वो जो है कि केमिकल को पहचान ले और बैक्टीरिया रेजिस्टेंट ना हो जाए और उस केमिकल्स के प्रति क्या हो जाए, अपने अंदर रेजिस्टेंट डेवलप करके उससे डिस्ट्रॉय ना हो। तो यहाँ पे 7 दिन अलग अलग प्रकार का यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट या केमिकल्स यूज़ होता है उसको स्टरलाइज करने के लिए। तो जो दीवारें हो गई, जो फर्श हो गई, इत्यादि चीज़ों को जो स्टरलाइज करने का जो तरीका होता है वो क्या हमारा केमिकल मेथड्स होता है। और मैकेनिकल मेथड्स मतलब उन चीज़ों को स्टरलाइज करते हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, टेम्परेचर पाने से ख़राब हो सकती हैं, या जो हमारा एयर आ रही है हमारी जो एसेप्टिक रूम में, या जो हमारा ऑपरेशन थिएटर में जो एयर आ रही है वहाँ पर जो फिल्टर होके आ रही है वो भी हमारी किस
रूप के आ रहे हैं, मैकेनिकल फ़िल्टर के द्वारा आ रही है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आज के सिनेरियो में जैसा कि बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है इस समय, उस सिनेरियो में स्टरलाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मेडिकल फील्ड के लिए तो स्टरलाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर जो चीज़ें हैं अगर हम उनको ऑलरेडी स्टरलाइज कर लें तो बहुत सी बीमारियों को हम होने से पहले ही कंट्रोल कर लेंगे। और जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि पीपीई किट का इस्तेमाल हो रहा है कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स में, तो वो पीपीई किट ऐसी नहीं कि आपने एक बार इस्तेमाल किया और फेंक दिया। उन पीपीई किट्स में क्या होता है, उसका आप ऑटोक्लेव कर देते हैं। ऑटोक्लेव करने के लिए क्या होता है कि उन्हें एक बटर पेपर में रैप कर देते हैं। अच्छी तरीके से रैप करने के बाद आप उसे 121 डिग्री टेम्परेचर पे 30 मिनट के लिए 15 LBS प्रेशर पे रख देते हैं, तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, आपकी स्टरलाइज हो जाती हैं। तो यहाँ पे स्टरलाइजेशन प्रोसेस इस समय जानना बहुत ज़रूरी है। एज अ ह्यूमन बीइंग हमें पता होना चाहिए, एज अ फार्मासिस्ट हमें पता होना चाहिए, एज अ हेल्थ केयर सेक्टर वर्कर्स के रूप में हमें पता होना चाहिए कि स्टरलाइजेशन क्या है और किन चीज़ों का मेजर्स हम इस्तेमाल करके हम बीमारी होने से बचा सकते हैं और डिफरेंट टाइप की जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनसे भी छुटकारा मिल सकता है। तो ये आज का जो टॉपिक था वो क्या था, स्टरलाइजेशन। आगे हम डिटेल करेंगे इस स्टरलाइजेशन प्रोसेस को, जिसमें हम बताएंगे आपको हॉट एयर ओवन क्या होता है और ऑटोक्लेव क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। कोई भी कहीं से भी कोई समस्या हो तो बच्चों मुझसे बात कर लीजिएगा और आप कमेंट कीजिए इसमें। और कोई भी टॉपिक अगर नया है जो आपकी अनटच्ड रह गया, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में आप फ़ोन कीजिए, आप मैसेज कीजिए, आपको उसके बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।